हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अंजलि गुप्ता जीएस सेंटर। सो हाउ's your preparation going on? Is it well or not? If not, so don't worry because ये चैनल आ गया है आपके लिए जीएस कॉन्सेप्ट्स लेके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे और आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, यू शुड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिलाई द कंटेंट विच आई डिलीवर ऑन दिस चैनल बिकॉज ये चैनल आपको लेक्चर्स देगा और उसमें रिवीजन भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चन तो ज़रूर लगाएंगे, चाहे हम PYQ लगाएं या प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएं। लेक्चर के एंड में क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और अब विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम क्या करेंगे ये तो पता चलता रहेगा जैसे जैसे वीडियो आएंगी, लेकिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज हम शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। एंड एज़ यू नो दैट दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC CSC। प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे और मेंस में तो आते ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड हाउ इट्स चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्लाइमेट क्या है और किस तरीके से क्लाइमेट में चेंज आता है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉपिक आएंगे क्लाइमेटोलॉजी में, जैसे कि एटमॉस्फेयर इसमें पढ़ेंगे, इंसुलेशन पढ़ेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिसे हम बोलते हैं, किस तरीके से सनलाइट आती है, किस तरीके से अर्थ उसे रेडिएट बैक करती है, हीट बजट हुआ, टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ये भी देखेंगे। प्रेशर बेल्ट्स पढ़ेंगे, विंड किस तरीके की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से ब्लो करती हैं, ये सब देखेंगे। इंडियन मानसून देखेंगे, क्लाउड्स के टाइप देखेंगे, प्रेसिपिटेशन देखेंगे, साइक्लोन वगैरह देखेंगे। मतलब इस चैप्टर में क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेनाज होते हैं वो सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे बिकॉज दिस चैप्टर एज नेम सजेस्ट क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट की पढ़ाई। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहले टॉपिक की और हमारा पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। सो व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड इट एनवलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। मतलब एटमॉस्फेयर क्या है? वो डिफरेंट तरीके की गैसेस का एक मिक्सचर है और जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, आप समझिए कि ये हमारी अर्थ हुई, ठीक है, ये हमारी अर्थ हुई, दिस इज़ अर्थ एंड दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है और एटमॉस्फेयर क्या है? ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। इसमें डिफरेंट तरीके की गैसेस मिलती है। आप समझो कि एटमॉस्फेयर कुछ नहीं बस एयर, कुछ नहीं बस एयर। और कैन वी सी एटमॉस्फेयर? कैन वी सी एयर? नो, वी कांट सी एटमॉस्फेयर, वी कांट सी एयर। एटमॉस्फेयर इज़ नॉट विजिबल टू अस बिकॉज एयर जो होती है वो कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है। ना हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे स्मेल कर सकते हैं या कुछ। तो एटमॉस्फेयर जो है वो कैसा होता है? वो इनविजिबल होता है और वो अर्थ से अटैच रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और ये अर्थ को चारों तरफ से क्या करता है? घेरे हुए हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर मतलब बहुत तरीके की गैसेस का मिक्सचर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एटमॉस्फेयर का जो मास है उसका 99%, ठीक है, एटमॉस्फेयर के मास का 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास जो है वो कन्फाइंड है ओनली एंड ओनली एट द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, वैसे तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो 400 किलोमीटर की भी बियॉन्ड है। ठीक है, लेकिन उसका 99% मास सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। इसका मतलब जो लोअर एटमॉस्फेयर है, जो लोअर लेवल पे एयर है, वो कैसी है? वो हाईली डेंस है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि सारा का सारा मास तो भाई यहीं सीमित हो गया ना, यहीं कन्फाइंड हो गया। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट ज़्यादा डेंस है या लोअर पार्ट ज़्यादा डेंस है, तो हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट ज़्यादा डेंस है, जो लोअर लेवल पे एयर मिल रही है वो ज़्यादा डेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर किस तरीके से कंपोज होता है। तो इसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला है गैसेस, दूसरा है वाटर वेपर और तीसरा है डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को हम एरोसोल्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं गैसेस की। तो सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो है नाइट्रोजन और उसका अमाउंट फिक्स है 78%।
ठीक है। कुछ गैसेस का अमाउंट फिक्स रहता है, कुछ का चेंज होता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जो हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ये कांस्टेंट गैस है, मतलब इनका जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो फिक्स रहेगा। नाइट्रोजन 78% मिलेगी और ऑक्सीजन 21%, या एग्जैक्ट बताऊँ तो 20.8% मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो अगर हम 120 किलोमीटर की हाइट पे बात करें, ठीक है, 120 किलोमीटर की हाइट पे बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में मिलती है, मतलब ना के बराबर मिलती है। तो ऑक्सीजन की लिमिट हम बोलें तो 120 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है एटमॉस्फेयर में। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ये भी हैवीली गैस होती है, ठीक है, ये भी हैवी गैसेज, इनकी डेंसिटी भी काफ़ी होती है, इसलिए ये भी 90 किलोमीटर तक सीमित है, ठीक है। इनकी एग्जिस्टेंस कहाँ तक है, 90 किलोमीटर तक है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेरिएबल गैस है, मतलब इसका अमाउंट जैसा हमें पता है कि बढ़ रहा है विद टाइम। क्यों? क्योंकि हम एमिशन इतना कर रहे हैं कार्बन का, हम फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ये हीट को ट्रैप करती है, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका अमाउंट पहले एटमॉस्फेयर में 300 ppm था, यानी 300 पार्ट्स पर मिलियन, पर अब इसका अमाउंट हो गया है बढ़ के 419 ppm, ठीक है। तो इस तरीके से CO2 बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में। अब किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करती है हीट को, क्या होती है ग्रीन हाउस गैस, तो वो हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। इज़ इट विजिबल? या देखो, ये है हमारा सन और ये है अर्थ सरफेस। अब सन से आ रही है सनलाइट, जो सनलाइट आ रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस या फिर इंसोलेशन। और ये जो आती है सनलाइट, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस हैं, इनकी वेवलेंथ होती है शॉर्ट, तो इसका दूसरा नाम भी है शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम देखेंगे हीट बजट। हीट बजट में हमें बताता है कि जो अर्थ है, अर्थ जितना स्पेस से या सन से हीट लेती है उतना वो रेडिएट बैक भी करती है। मतलब अगर 100 यूनिट हीट आई, 100 यूनिट सनलाइट आई स्पेस से अर्थ सरफेस पे, तो वो 100 यूनिट को रेडिएट बैक करेगी इनटू द स्पेस, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना समझ में आया कि जितना वो इंसोलेशन आ रहा है उतनी ही हीट उसे बैक करनी होती है अर्थ को, कहाँ पे, स्पेस में। तो अब ये इंसोलेशन आया, अब ये अर्थ क्या कर रही है, अर्थ रेडिएट बैक कर रही है हीट इनटू द स्पेस, तो उस हीट को हम क्या बोलेंगे, उन रेडिएशंस को हम क्या बोलेंगे, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। क्योंकि अर्थ ये आउटसाइड जा रही है तो ये क्या है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, और इनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, तो इसीलिए इनका दूसरा नाम है लॉन्ग वेव रेडिएशंस, ठीक है। समझ में आया क्या है इंसोलेशन और क्या है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, ठीक है। अब ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर दिख रहा है ये क्या है, ये है ग्रीन हाउस गैस, और या फिर हम बोलते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस जो है वो अलाउ करती है सनलाइट को, वो सनलाइट को आने से नहीं रोकती। सनलाइट के लिए वो कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, सनलाइट को पास होने देती है, लेकिन वो एब्जॉर्व करती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को। आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस के रास्ते में अगर वो आए तो वो उसे एब्जॉर्व कर लेगी, उसे बाहर नहीं जाने देगी, स्पेस में रेडिएट बैक नहीं होने देगी उसे, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, हीट को एब्जॉर्व करती है। समझ में आया? ये समझो कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रांसपेरेंट है, किसके लिए, इंसोलेशन के लिए, वो उसे नहीं रोक रही है, उसे आने से नहीं रोक रही है, लेकिन वो ओपा क्यों है, या फिर एब्जॉर्व कर रही है किसे, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, यहाँ उसे वो एब्जॉर्व कर रही है, इस तरीके से वो हीट को ट्रैप कर रही है, और इसी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज होता है, या फिर हम बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, ठीक है। तो अब देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दीज गैसेस ट्रैप हीट और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बट अलाउ सनलाइट टू पास। ये क्या करती हैं, ये ट्रैप करती हैं एट आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, पर ये अलाउ करती हैं सनलाइट को पास होने के लिए, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द ग्रेजुअल राइज इन द अर्थ्स टेम्परेचर कॉज्ड बाय एक्सेस ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। जब ग्रीन हाउस गैस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर में और वो अर्थ के टेम्परेचर में राइज लाता है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस के अमाउंट के ज़्यादा होने की वजह से जो अर्थ के टेम्परेचर में राइज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। नाउ यू गॉट इट, ओके। अब हम बात करते हैं अगली गैस की, सो दिस इज़ ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। अब ओजोन जो है वो हमें मिलती है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट पे,
ठीक है, आपने सुना होगा ओज़ोन जो है वो यूवी रेज़ को, अल्ट्रा वायलेट रेज़ को क्या करती है, एब्जॉर्व करती है और हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन से, यूवी रेज़ से। ठीक है, अब ओज़ोन आपको पता भी होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, जो कि सेकंड लेयर है इसकी एटमॉस्फेयर की। ठीक है, जैसे ये अर्थ हुआ, अभी हम लेयर्स भी पढ़ेंगे। तो ये अर्थ हुआ, ये हुई ट्रोपोस्फेयर और ये हुई स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में हमें क्या मिलती है, यहाँ हमें मिलती है ओज़ोन, O3 हमें यहाँ मिलती है। ठीक है, O3 बनती कैसे है, अब यहाँ जब हाई इंसोलेशन पड़ता है, सन है ये, हाई इंसोलेशन पड़ता है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यहाँ O2 कंबाइन होके O के साथ क्या बनाती है, O3 बनाती है, ओजोन बनाती है। और ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स भी काम करती है, यानी O3 टूटती है O में और O2 में। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक लेयर बनी हुई है, जिस लेयर में O3 इस तरीके से बन रही है और O3 टूट रही है। मतलब इस पूरे स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में क्या है, O3 वहीं बनती जा रही है O3 और टूटती जा रही है, मतलब इंस्टेंट प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जो O3 है इस तरीके से बनती है और ये एब्जॉर्व करती है, यहाँ जितनी भी यूवी रेज आएंगी उन्हें ये क्या करेगी, एब्जॉर्व करेगी और अर्थ के सरफेस तक पहुँचने नहीं देगी। ठीक है, तो समझ में आया O3 का काम क्या है। और हम कहीं बोल रहे हैं कि ओजोन डिप्लीशन हो गया, ओजोन होल हो गया, जैसे कि यहाँ है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये ओजोन है। अब अर्थ की इस सरफेस के ऊपर मानो क्या हो गया, ओजोन डिप्लीशन हो गया, मतलब इस पार्ट में ओजोन का जो कंसंट्रेशन है ओजोन की वो कम हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि अल्ट्रावायलेट रेज रीच आउट करें अर्थ सरफेस पे। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन डिप्लीशन को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं उन सब्सटेंस को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, वो मेनली होते हैं हमारे एसीज़ में और रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में मिलती है, लेकिन ओजोन ट्रोपोस्फेयर में नेचुरली नहीं मिलती, वहाँ वो मिलती है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, अब वो होती है हार्मफुल हमारे लिए, क्योंकि वो क्या करती है, वो ला स्मोक क्रिएट करती है, वो फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट करती है, जो बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर वेपर की। तो वाटर वेपर जो है ये भी एक गैस है और ये एक वेरिएबल गैस है, मतलब इसका अमाउंट भी बढ़ता या घटता रहता है। ठीक है, अब देखो आप समर्स में आपको ड्राइनेस फील नहीं होती अपनी स्किन पे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट है वाटर वेपर का एटमॉस्फेयर में। लेकिन विंटर्स में आपको ड्राइनेस फील होती है अपनी स्किन पे, क्यों, क्योंकि वाटर वेपर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कम हो चुका है। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या है, वेरिएबल गैस है। और एक बात और, ये डिक्रीज़ करती है विद हाइट, मतलब हाइट के साथ साथ वाटर वेपर का अमाउंट डिक्रीज़ होता है। हमने देखा ना अभी कि 90 किलोमीटर तक क्या है, लिमिटेड है वाटर वेपर। ठीक है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाते जाएंगे वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब वाटर वेपर जहाँ वेट एरियाज़ होते हैं, वेट क्लाइमेट होता है, वहाँ पर वाटर वेपर जो है अच्छे खासे अमाउंट में मिलती है, या फिर हम बोले ज़्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि ड्राई विंड से तो मतलब वहाँ वाटर वेपर का अमाउंट कम है, और वहीं अगर क्या है वो वेट क्लाइमेट है तो वहाँ वाटर वेपर का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करें डस्ट पार्टिकल्स की। तो डस्ट पार्टिकल इज़ द थर्ड कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो डस्ट पार्टिकल का दूसरा नाम है एरोसोल्स। अब ये क्या है, डस्ट पार्टिकल्स और एरोसोल्स गैसेस से अलग जो भी चीज़ें आपको एटमॉस्फेयर में मिल रही हैं। ठीक है, डस्ट के पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं नेचुरली, है ना, इवापोरेट होके ओशियन से सी सॉल्ट सॉल्ट पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, सी सॉल्ट्स पहुंच रहे हैं। ठीक है, एसिड जब हम कुछ बर्न कर रहे हैं तो एसिड पहुंच रही है एयर के साथ एटमॉस्फेयर में। पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स इंडस्ट्री से जो धुआं वगैरह आ रहा है, जो भी हम जो भी बर्न आउट करते हैं उसका स्मोक वगैरह हुआ, तो उसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एरोसोल्स होते हैं, और वो एटमॉस्फेयर में पहुँचते हैं। ठीक है, पहले तो वो लोअर लेयर्स पे होते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर है तो हमने यहाँ से कुछ भी, अर्थ है, हमने यहाँ से कुछ भी इंडस्ट्री का कुछ वेस्ट निकाला, धुआं वगैरह निकाला, तो वो पहले एटमॉस्फेयर की लोअर लेयर्स में पहुँचेगा। फिर जैसे जैसे एयर राइज करती है वैसे वैसे ये अपर एटमॉस्फेयर में भी पहुँच जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक बात करें तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, टेम्परेट जोन में या फिर इक्वेटोरियल जोन में, तो यू विल आंसर दैट ओवर टेम्परेट जोन। जैसे ये अर्थ है, ये है इक्वेटोरियल जोन एंड दिस इज़ टेम्परेट जोन। ठीक है, ये टेम्परेट जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन है। तो इक्वेटोरियल जोन और टेम्परेट जोन कहाँ, किस पार्ट में डस्ट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो वो होती है ओवर द टेम्परेट जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ड्राई विंड्स हैं।
ड्राई विंड्स है मतलब मॉइस्चर नहीं ले रखा है विंड्स ने, तो वो क्या करेंगे, बारिश नहीं करेंगे। अब बारिश नहीं करेंगे तो जो भी डस्ट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में होगा वो बारिश के साथ नीचे नहीं आएगा। अब इक्वेटर पे क्या है, इक्वेटर पे तो क्या होता है कि बारिश काफ़ी होती है, इंसोलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा बादल बनते हैं, तो बारिश भी काफ़ी होती है। अब बारिश काफ़ी होती है तो जो भी हमें दिखता है बारिश के बाद हम बोलते हैं ना कि आसमान साफ़ लग रहा है, बारिश के बाद पॉल्यूशन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो बारिश के साथ साथ नीचे आ जाते हैं। लेकिन टेम्परेट जोन में ड्राई विंड से वहाँ बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है। अब बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है तो डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे एटमॉस्फेयर में, वो नीचे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया कि कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इज़ मोर ओवर द टेम्परेट जोन, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल जोन। ओके, अब एक कॉन्सेप्ट है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का। क्या? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। अब हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह एक्ट करते हैं आपके डस्ट पार्टिकल। क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, कैसे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वो इस डायग्राम में समझते हैं हम। दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस। ओके, दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस, और ये इंसोलेशन इस पर पड़ा है अर्थ सरफेस पे, और ये कैसा है, ये वार्म है। कैसा है? वार्म है, गर्म है ये सरफेस। अब इसके कांटेक्ट में जो एयर पार्सल है, ठीक है, अब इस एयर पार्सल में क्या है, इस एयर पार्सल में गैसेस भी हैं डिफरेंट तरीके की, वाटर वेपर भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो एयर पार्सल है ये क्या है, ये कांटेक्ट में है, अर्थ सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये क्या करेगा, ये हीट अर्थ सरफेस से लेगा और ये भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एयर जो है वो हॉट होने के बाद राइज़ करती है। ठीक है, एयर हॉट हो जाएगी तो वो लाइट हो जाती है, उसके बाद वो राइज़ करती है। कोई भी लाइट चीज़ है, कोई हल्की चीज़ है, वो ऊपर की तरफ ही जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्या करेगी, ये राइज़ करेगी। ठीक है, अब यहाँ इसका टेम्परेचर बढ़ाता है, इसने हीट एब्जॉर्व की थी, ये लाइट हो गई थी, अभी क्या कर रही है, राइज़ कर रही है। अब आपको पता होगा, हमने पढ़ा होगा या फिर हम पढ़ेंगे अभी कि टेम्परेचर के साथ, यानी कि एटमॉस्फेयर में ट्रोपोपोज जो है वहाँ पर हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, इसका मतलब इस जगह पर टेम्परेचर ज़्यादा था और इस जगह पर टेम्परेचर कम हो रहा है, कम है। तो जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी वैसे वैसे वाटर वेपर जो है टेम्परेचर कम होने के साथ कंडेंसेशन करेगी और वाटर ड्रॉपलेट बनेगी। ठीक है, हमने देखा है ना कि गैसेस जो होती हैं उन्हें अगर हम टेम्परेचर कम कर दें उसका, तो वो वापस से कंडेंसेट होकर क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। जैसे आपके पास स्टीम है, ठीक है, स्टीम को अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो वो कंडेंसेट होकर वापस से वाटर बना लेगी। ठीक है, तो यही होने वाला है कि जो वाटर वेपर है वो गैस है, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगी उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वो कंडेंसेशन के थ्रू क्या बनेगी, वाटर ड्रॉपलेट बनेगी। ठीक है, पानी की बूंद बनेगी। पर वाटर ड्रॉपलेट बनने के लिए उसे सरफेस चाहिए, और वो सरफेस उसे कौन देगा, वो सरफेस उसे देगा डस्ट पार्टिकल, एरोसोल। ठीक है, तो यहाँ सरफेस के इसके साथ एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी ऊपर गया है और वाटर वेपर भी ऊपर गई है। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट बनेगी वाटर वेपर, वैसे ही डस्ट पार्टिकल से सरफेस दे देगा और इस तरीके से वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है और हम कहेंगे क्लाउड बन जाता है और फिर बारिश होती है। ठीक है, समझ में आया क्लाउड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम उन्हें बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। We'll say that dust particles or aerosols act as hygroscopic nuclei to form cloud या for cloud formation। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन के लिए डस्ट पार्टिकल्स एक्ट करते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, ये जो है आपका जो सरफेस दे रहा है वाटर ड्रॉपलेट को, जो पार्टिकल, ठीक है, जो क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या है, वो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। वो कौन कर रहा है, डस्ट पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी डिफरेंट तरीके की लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये एटमॉस्फेयर को हमने डिवाइड किया है इनटू द लेयर्स, 5 लेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, कि कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ टेम्परेचर घट रहा है, इसके बेसिस पे हमने एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स बनाई हुई हैं। ठीक है, पहली है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी है मेसोस्फेयर, चौथी है थर्मोस्फेयर एंड द लास्ट वन इज़ एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या है। इज़ इट विजिबल? ओके, सो देखो, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर और ये सन। ठीक है, सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो लोअर मोस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। अब ये जो ट्रोपोस्फेयर है इसकी एवरेज हाइट होती है 13 किलोमीटर। ठीक है, हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 13 किलोमीटर है। पर आप देख सकते हो फिगर में कि इक्वेटर के ऊपर तो इसकी हाइट ज़्यादा है और पोल के ऊपर इसकी हाइट कम है। इक्वेटर पे तो इसकी हाइट 18 किलोमीटर तक चली जाती है, पर पोल्स पे इसकी हाइट कितनी होती है, 8 किलोमीटर तक। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी उतना ज़्यादा वो राइज़ करेगी।
तो जैसे ही यहाँ पर आपको पता है इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो ये इंसोलेशन यहाँ पे ज़्यादा मतलब अर्थ का सरफेस यहाँ ज़्यादा गर्म है, मतलब जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो गई है। अब ज़्यादा गर्म एयर तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, तो इस वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट यहाँ ज़्यादा होती है, इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर तक होती है। वहीं पोल के ऊपर कितनी होती है, 8 किलोमीटर होती है, क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन इतना ज़्यादा नहीं है, तो एयर ने अर्थ सरफेस से इतनी ज़्यादा हीट नहीं ली है, तो उसकी ज़्यादा राइजिंग भी नहीं हो पाई है। ठीक है, तो इस वजह से ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओवर दी पोल। पर हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की एवरेज हाइट कितनी है, 13 किलोमीटर। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर में आप देखते हो कि बादल बन रहे हैं, बारिश हो रही है, थंडर स्टॉर्म आ रहा है, लाइटनिंग हो रही है, तो वो सब इसी लेयर में होता है। इसी लेयर में बादल बनते हैं, इसी में लेयर में बारिश होती है, इसी लेयर में भूकंप आता है, सॉरी भूकंप नहीं, साइक्लोन वगैरह सब कुछ हम इसी लेयर में देखते हैं। क्लाउड बस्ट वगैरह सब चीज़ें हम इसी लेयर में देखते हैं। ठीक है ना। तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर जो है, ट्रोपोस्फेयर लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की और मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, क्योंकि सारे जो नेचुरल फिनोमेना हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ही हो रहे हैं। अच्छा, अब बात करें स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो दूसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की, और इसकी हाइट जो है वो 50 किलोमीटर तक है। इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर तक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, O3 मिल रही है। क्या मिल रही है, ओजोन मिल रही है। अभी हमने ओजोन पे PhD की है, हमें पता है कि ओजोन क्या करती है, किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे, पर हमें इतना पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या मिलती है, ओजोन मिलती है, जो एब्जॉर्ब करती है अल्ट्रावायलेट रेज को। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। ये हमने देख लिया, जितना भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो सब ट्रोपोस्फेयर में हो रहा है, बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, तो वो सब इसमें हो रहा है। तो लेकिन यहाँ तो कंडीशन काम है ना, यहाँ तो कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है स्ट्रेटोस्फेयर में। तो जब यहाँ से जो प्लेन वगैरह जाते हैं तो वो यहाँ फ्लाई करके अपनी जगह पर पहुँचते हैं। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। अच्छा, एक और लेयर आती है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या है, मीजोस्फेयर जो है वो कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। सबसे ठंडी लेयर कोई है तो वो मीजोस्फेयर है। और मीजोस्फेयर की जो हाइट है वो है 80 किलोमीटर तक। 50 to 80 किलोमीटर क्या है, मीजोस्फेयर है आपका एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो मीजोस्फेयर जो है कोल्डेस्ट लेयर है, और मीजोस्फेयर में आपने सुना होगा कि मिटियोर्स बर्न आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो इसी लेयर में बर्न आउट करते हैं। ठीक है, इसी लेयर में बर्न आउट करते हैं आपके मिटियोर्स। जब भी कोई मिटियोर आता है, मिटियोरॉइड आता है एटमॉस्फेयर में, तो इस लेयर में वो बर्न आउट हो जाता है। अब हम बात करें थर्मोस्फेयर की, तो थर्मोस्फेयर की जो हाइट है वो है 80 to 400 किलोमीटर। और थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो हमें आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, और यहाँ पे आयंस की फॉर्म में हमें पार्टिकल्स मिलते हैं एयर्स के। और वो जब आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, जिगजैग मोशन करते हैं, फिर आपस में जब कोलाइड करते हैं तो वो हीट का क्रिएशन करते हैं। इसका मतलब टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रहा है, इसलिए थर्मोस्फेयर को आयनोस्फेयर भी बोल रहे हैं। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, हाइट के साथ बढ़ता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, अगर हम अपनी एल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करेंगे, हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, मीजोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर अगेन कम होगा, और ये कोल्डेस्ट लेयर भी है एटमॉस्फेयर की। थर्मोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कैसा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, आयन आपस में कोलाइड करके हीट का क्रिएशन कर रहे हैं, हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में आया। याद रखना कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मीजोस्फेयर में कम होता है हाइट के साथ, और थर्मोस्फेयर में हाइट के साथ फिर बढ़ता है। ठीक है, और एक्सोस्फेयर जो है, एक्सोस्फेयर मर्ज आउट हो जाती है स्पेस के साथ धीरे धीरे। ठीक है, एक्सोस्फेयर मतलब समझ लो स्पेस। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहाँ तक है, 13 किलोमीटर तक, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक, थर्मोस्फेयर 400 किलोमीटर तक, उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर के बारे में दो बातें और, कि थर्मोस्फेयर जो है वो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है, अर्थ की सरफेस से जो आती हैं उन्हें ट्रांसमिट करती है इस लेयर। ठीक है, जैसे हम बोलें कि रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ठीक है, मतलब इसी लेयर से जो रेडियो वेव्स निकलती हैं अर्थ से, वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ में पहुंचती हैं। ठीक है, रेडियो सिग्नल्स वगैरह जो होते हैं उनकी बात हो रही है। अब जो थर्मोस्फेयर है, इसमें एक और बात कि थर्मोस्फेयर में है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ अभी सुनीता विलियम्स वगैरह गए थे। ठीक है, तो वो जो ऑर्बिट करता है अर्थ को, वो इसी लेयर में करता है, इतनी हाइट पर है वो। ठीक है,
जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो थर्मोस्फेयर में है और वो यहीं से अर्थ को ऑर्बिट करता है, इसी लेयर में वो रिवॉल्व करता है अराउंड दी अर्थ। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखते हैं जहाँ हमें टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा। तो ये जो है, ये हमने यहाँ टेम्परेचर लिया है और यहाँ हमने एल्टीट्यूड को मार्क किया है। ठीक है, ये हमारी ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है 50 की हाइट पे, मीजोस्फेयर है 80 की हाइट तक और थर्मोस्फेयर है 400 की हाइट तक। ठीक है, अब हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता है, तो वो टेम्परेचर ट्रोपोस्फेयर में कम हुआ। ठीक है, फिर आया ट्रोपोपोज। अब व्हाट इज ट्रोपोपोज? ट्रोपोपोज इज द जोन विच सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, अब जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, तो यहाँ जो है क्या होगा, ट्रोपोपोज होगा, जो जोन क्या करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग करेगा। जैसे ही यहाँ पे मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में क्या होगा, स्ट्रेटोपोज होगा। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में क्या होगा, मीजोपोज होगा। अब जितने भी ये पॉज हैं, ट्रोपोपोज है, स्ट्रेटोपोज है, मीजोपोज है, इन सब में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर मानो कि इतना थिक है आपका जो है, इतना थिक है अगर आपका ट्रोपोपोज, तो इस पूरे में हाइट के साथ ना टेम्परेचर बढ़ेगा ना कम होगा, कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, आप देख रहे हो ना इस ग्राफ में कि ट्रोपोस्फेयर में तो क्या हुआ, हाइट के साथ टेम्परेचर घटा, फिर जैसे ही हम ट्रोपोपोज में पहुँचे तो वहाँ कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर। हाइट अगर बढ़ रही है तो वहाँ टेम्परेचर ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंट है। फिर जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में एंटर किए तो वहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर स्ट्रेटोपोज आई तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। फिर मीजोस्फेयर आया तो टेम्परेचर जो है घटने लगा हाइट के साथ। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे कम टेम्परेचर किसी लेयर में गया है तो वो मीजोस्फेयर में गया है। तो मीजोस्फेयर इसीलिए कोल्डेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, फिर मीजोपोज आया, मीजोपोज में फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर थर्मोस्फेयर आया, फिर वो हाइट के साथ थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, यू कैन सी दिस डायग्राम, ध्यान से देखना कहाँ टेम्परेचर घट रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। ट्रोपोस्फेयर में घट रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ रहा है, फिर मीजोस्फेयर में घट रहा है, फिर थर्मोस्फेयर में बढ़ रहा है। ठीक है, और जितने भी ये ट्रोपोपोज है, स्ट्रेटोपोज है, मीजोपोज है, वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पर टेम्परेचर हाइट के साथ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उतनी लेयर में टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब ट्रोपोस्फेयर का आप लाप्स रेट याद कर लो, मतलब क्या रेट है टेम्परेचर घटने का। तो ट्रोपोस्फेयर का जो रेट है वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अगर हम ट्रोपोस्फेयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप मीटर के हिसाब से देखो तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा पर 165 मीटर। ठीक है, अगर 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा ट्रोपोस्फेयर में, या फिर अगर आप बोलें तो ट्रोपोस्फेयर में हमारा 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है टेम्परेचर। ठीक है, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या होगा, जैसे ही हम 1 किलोमीटर की हाइट पे पहुँचेंगे तो 1 किलोमीटर की हाइट पे हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस के अमाउंट में टेम्परेचर कम हो जाएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे तो फिर और इतना 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाप्स रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। इस तरीके से ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है विद हाइट। ठीक है, तो आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब रिवाइज करते हैं फटाफट। क्या पढ़ा हमने पढ़ा क्लाइमेटोलॉजी क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज एंड इट एनवेलप्स द अर्थ ऑल अराउंड। ठीक है, हमने देखा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, किस किस तरीके से एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो एटमॉस्फेयर में 3 चीज़ें निकल के आएंगी, गैसेज होती हैं, वाटर वेपर होती है, एरोसोल्स होते हैं। गैसेज कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। कॉन्स्टेंट गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्योंकि इनका अमाउंट फिक्स है एटमॉस्फेयर में, ना घट रही है ना बढ़ रही हैं। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है वो वेरिएबल गैस है, इनका अमाउंट घटता बढ़ता रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अमाउंट 419 ppm तक पहुँच चुका है, इसलिए इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, ये हमने देखा कि ग्रीन हाउस गैस किस तरीके से ट्रैप करती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को। अगर कोई पूछे कि अर्थ किसकी वजह से, अर्थ सरफेस किसकी वजह से हीटेड अप होता है, तो वो इंसुलेशन की वजह से होता है, इंसुलेशन की वजह से होता है। लेकिन एटमॉस्फेयर किसकी वजह से हीटेड अप होता है, तो वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस की वजह से हीटेड अप होता है। जिसे कौन ट्रैप करता है, जैसे ग्रीन हाउस गैस ट्रैप करती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप करती है। ठीक है, समझ में आया। और वहीं ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये हमने देखा। और एक बात और, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस कैसी हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। वहीं इनकमिंग सोलर रेडिएशंस कहती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस हैं। ठीक है, लॉन्ग वेव रेडिएशंस मतलब जो अर्थ से रेडिएट बैक हो रही है, और जो अर्थ पे आ रही है, इंसोलेशन आ रहा है, वो कैसी है, वो शॉर्ट वेव रेडिएशंस है। लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी है, जो अर्थ से रेडिएट बैक हो रही है। ठीक है, अच्छा, हमने देखा था कि ओजोन क्या है, ओजोन किस तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेज को किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, फिर हमने देखा कि वाटर वेपर कम होती है हाइट के साथ।
ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स देखा क्या क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का देखा कि जब वाटर वेपर ऊपर पहुंचती है तो टेम्परेचर कम होता है तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होती है, उसके लिए उसे सरफेस चाहिए होता है, वो सरफेस उसे डस्ट पार्टिकल्स देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, हमने देख लिया कि क्लाउड किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से बारिश होती है। ठीक है, और सरफेस जब वार्म होता है तो उसके पास जो एयर पार्सल होता है वो भी हीट लेके वार्म हो जाता है, और फिर जब एयर गर्म होती है तो क्या करती है, वो लाइट हो जाती है और वो राइज करती है। राइज करने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, तो यहाँ पर जो वाटर वेपर थी वो वाटर ड्रॉपलेट में बन गई, उसको सरफेस दिया डस्ट पार्टिकल्स ने, इसलिए उन्हें क्या बोल रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोल रहे हैं। ठीक है, और फिर जब क्लाउड बन जाएगा तो यहाँ बारिश हो जाएगी। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ अपने एटमॉस्फेयर देखा, ये टेम्परेचर के बेसिस पे हमने 5 लेयर्स बना रखी हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, अब हमने देखा कि इनकी हाइट क्या क्या है। हाइट की बात की कि 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक है, मीजोस्फेयर 80 किलोमीटर तक है, थर्मोस्फेयर जो है आपकी 400 किलोमीटर तक है, उसके बियॉन्ड एक्सोस्फेयर मतलब स्पेस। ठीक है, और हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ क्या हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ता है, मीजोस्फेयर में फिर कम होता है और थर्मोस्फेयर में फिर बढ़ता है। ये याद रखना, जितने भी ये फेज आते हैं जो सेपरेट करते हैं दो लेयर्स को, ट्रोपोपोज आया जिसने सेपरेट किया स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, तो वो क्या है, वो एक ऐसा जोन है जो दो लेयर्स को सेपरेट कर रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही स्ट्रेटोस्पोज में टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये किसे सेपरेट कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट कर रहा है। मीजोपोज जो है उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये किसे सेपरेट कर रहा है, ये थर्मोस्फेयर और मीजोस्फेयर को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? ओके, लाप्स रेट देख लिया, ट्रोपोस्फेयर कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के साथ ट्रोपोस्फेयर में जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि हमने बताया था स्टार्टिंग में कि आफ्टर एवरी लेक्चर विल डू सम क्वेश्चंस, और आज हमारे पास हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के 2 पीवाईक्यू। ठीक है, तो देखो पहला पीवाईक्यू पढ़ो पहले, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन है कि नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ के सरफेस से हाइट इंक्रीज करने पर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। क्यों होता है, ये हमने पढ़ा था ना, ट्रोपोस्फेयर में ऐसा होता है कि हम अर्थ के सरफेस से जब हाइट इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो कि द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये जो एटमॉस्फेयर है वो अपवर्ड हीटेड अप होता है, यानी पहले नीचे वाला पार्ट होगा, फिर उससे ऊपर वाला पार्ट होगा, फिर उससे ऊपर वाला पार्ट होगा, और अर्थ सरफेस की वजह से होता है। यही तो हमने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था ना कि अर्थ सरफेस ये है, इंसोलेशन से एटमॉस्फेयर हीटेड अप नहीं हो रहा, वो हो रहा है अर्थ सरफेस से, क्योंकि अर्थ सरफेस से ही तो वो लॉन्ग वेव रेडिएशंस वापस जा रही हैं, तो ये एटमॉस्फेयर, ये पूरा एटमॉस्फेयर ही तो है। तो पहले ये वाला एयर पार्सल जो है, ये वाला एटमॉस्फेयर हीटेड अप होगा, फिर इससे एनर्जी ये ऊपर वाला लेगा, फिर इससे एनर्जी ऊपर वाला लेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर अपवर्ड्स हीटेड अप होता है। और किससे होता है, अर्थ सरफेस से होता है, इंसोलेशन से वो नहीं होता। इंसोलेशन से तो कौन हीटेड अप हो रहा है, इंसोलेशन से तो आपका अर्थ सरफेस हीटेड अप हो रहा है, लेकिन एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस से हीट लेता है। ठीक है, और वो पहले नीचे से ऊपर लेगा ना, यानी अपवर्ड्स लेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लेगा। तो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है। ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। या करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्या है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट आया, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। नहीं, अपर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता। कहाँ होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर वगैरह होती है, ड्रॉपलेट्स वगैरह होती हैं, वो हमें ज़्यादा कहाँ मिलेंगी, वो आपके लो एटमॉस्फेयर में मिलेंगी। ठीक है, फिर अगला जो है स्टेटमेंट वो क्या है कि द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर का 99% मास कहाँ तक सीमित है, सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर की हाइट पे सीमित है। ठीक है, मतलब कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे गैसेस कैसी हैं, वहाँ पे हाईली डेंसेस वो पार्ट है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, तो लोअर एटमॉस्फेयर कैसा है, हाईली डेंस है, और जो अपर एयर है, अपर एटमॉस्फेयर है, वो कैसा है, वो लो डेंस है। इस स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द एयर इज़ लेस डेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही। जो अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कैसी है, वो लेस डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इनमें से 1 सही था और 3 सही था। ऑप्शन देखो कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड 1 ओनली, नहीं, 2 and 3 ओनली, नहीं, 1 2 and 3 नहीं, 1 and 3। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि पहला सही था क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है वो अपवर्ड हीटेड अप होता है, और हमारा तीसरा सही था। क्यों, क्योंकि जो एयर है अपर एटमॉस्फेयर पे वो कैसी है, वो लेस डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, समझ में आया क्यों सही है, कैसे हुआ ये PYQ। ओके, अगला ये 2024 का PYQ है।
विजिबल, हाँ अब दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या है कि द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशंस देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। ये तो पूरा गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ जो है वो होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से हीटेड अप, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड अप होता है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। जो एटमॉस्फेयर है वो किससे हीटेड अप हो रहा है? आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से। इसमें क्या बोला है कि वो हो रहा है इनकमिंग सोलर रेडिएशन से, इसका मतलब ये गलत हो गया क्योंकि वो होता है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, ठीक है, याद रहेगा। अगला स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्वर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। हाँ, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैस हैं, जो हमारी क्या है ग्रीन हाउस गैस हैं, एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या करेगी, वो इंसोलेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन एब्जॉर्ब करती हैं वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को, ठीक है। वो किसे ट्रैप करती हैं? वो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, उन्हें एब्जॉर्ब करती हैं। और इसमें क्या बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशंस। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होते हैं, वही तो हैं लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो इसने बिल्कुल सही बोला है, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये पहला वाला गलत था। तो देखो बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स नहीं, दोनों करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो आपने देखा कि हमने 2 PYQ भी लगाए, तो ये था 2012 का PYQ और ये था 2024 का PYQ। तो हमने 2 PYQ लगाए एंड आज का लेक्चर जो था वो यही था। अब अगला लेक्चर आएगा क्लाइमेटोलॉजी का। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, so be regular and you can rely on this channel. This channel will provide you exam oriented concepts with crystal and clear explanation, with PYQs, with practice questions, ठीक है। तो फटाफट जाओ और सब्सक्राइब करो and wait for the next part. Okay, thanks for watching.